जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि आपको लगातार मेरे वीडियो मिल रहे होंगे। आपको 3 या 4 लेक्चर पिछले मिल गए हैं। इन लेक्चरों पर हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित चैप्टर में कूलॉम फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलॉम फोर्स के कंपेयर के बारे में, कूलॉम फोर्स की डिपेंडेंसी ऑन मीडियम पे, इन सारी चीज़ों की टॉपिक की चर्चा हो गई है। यदि आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं और ये पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनकी हम चर्चा अभी भी कर रहे हैं, तो आपको एक सजेशन है कि आप चाहें और पीछे वाले वॉच लिस्ट में जाके देखिएगा इन सारे वीडियो को, तो आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगी इस चैप्टर को समझने की। आज आपके लिए लेके आए एक टॉपिक जो कूलॉम फोर्स से ही संबंधी है और इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, समझते हैं। क्यों कहते हैं इसको अध्यारोपण का सिद्धांत, इसकी चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। पीछे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाते चला आ रहा हूं फोर्स ऑफ कूलॉम, जो दो चार्जों पर लगता है, जो दो आवेशों पर एक्ट करता है। किस पर? किन्हीं दो चार्जेस पर ये रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? कूलॉम फोर्स कहते हैं। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। आपने पीछे पढ़ा होगा कूलॉम के अकॉर्डिंग कि यदि कोई चार्ज Q1 है, यदि कोई चार्ज क्या है? Q1 है, और यहाँ पर कोई चार्ज क्या है? Q2 है, तो ये Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर एक फोर्स रिएक्ट करेगा। यदि ये दोनों प्लस टाइप के हैं तो उसको आउटर साइड ढकेलेगा, एक फोर्स लगाएगा, और ये Q2 भी इस पर एक फोर्स लगाएगा जो आउटर साइड होगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। अर्थात ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। इससे डिफरेंट अगर सोचा जाए तो यहाँ पर हम एक चीज अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पर एक बहुत कमजोर चार्ज लेते हैं। विचार करते हैं कि मैंने कोई यहाँ पर एक चार्ज लिया है Q, और इस Q चार्ज को मैंने नाम दिया है Q0। इसका नाम क्या दिया है? Q0। ये एक टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। ये धन परीक्षण आवेश है क्योंकि इस पर मुझे टेस्टिंग करनी है। इसको हम कह सकते हैं धन परीक्षण आवेश। ये बच्चा एक क्या है? टेस्ट चार्ज है। अब मैंने क्या किया, कोई एक चार्ज मैंने लिया। ये जो चार्ज है वो क्या है? Q2 है। कोई Q2 चार्ज मैंने लिया यहाँ पर, इस चार्ज के आसपास कहीं। ये चार्ज क्या है? ये कोई Q2 चार्ज है, और ये चार्ज की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? प्लस टाइप की है। ये टेस्ट चार्ज इस वजह से लिया क्योंकि इसका अपना कोई रिपेलिंग या अट्रैक्शन ना हो। इस पर मुझे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग किसके द्वारा होगी? इन आवेशों के द्वारा, इन चार्जों के द्वारा इस पर टेस्टिंग होगी। ठीक है, टेस्ट क्या करना है बताते हैं। अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इनको मिलाने वाली सेंटर ऑफ ज्वाइन लाइन जो होगी वो क्या होगी? ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली सेंटर ऑफ ज्वाइन लाइन होगी। अब क्या करेगा? ये वाला पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये केवल इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये नील है। ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है, इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको टेस्ट चार्ज लिया है। अगर ये रिपेल करेगा तो कुछ ना कुछ रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। जी सर, ये रिपेलिंग फोर्स लगाएगा।
माना कि इसने ये रिपेलिंग फोर्स लगाया F1, क्लियर, ये रिपेलिंग फोर्स इसने इस पर अप्लाई किया, जिसका मान कितना है F1। कितनी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो बात नहीं है अभी फिलहाल में, वो कैलकुलेशन आप कूलम्ब फोर्स से कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मान लेते हैं कि ये F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स इसने अप्लाई किया। चलो, खुदा ना खास्ता एक फोर्स और मुझे मिला, एक चार्ज और मुझे मिला जो कहीं यहां पर सिचुएटेड था। एक चार्ज मुझे मिला जिसका सिचुएशन कहां था, यहां पर था। एक चार्ज मुझे मिला वो यहां पर सिचुएटेड था। इस चार्ज को मैंने नाम दिया Q3। क्या नाम दिया, Q3, ठीक है। और इसकी प्रवृत्ति जो थी वो भी कैसी थी, पॉजिटिव थी, ठीक। अब ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स रिएक्ट करेगा, हम इसी पर अभी गणना कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर करेगा तो ये इस पर भी, लेकिन अभी हम यहाँ पर टेस्टिंग देख रहे हैं। तो इसको सेंटर ऑफ लाइन को मिलाने वाली रेखा पहले खींच लेते हैं कि कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये लाइन इसको यहाँ पर मिलाई, ये सेंटर ऑफ लाइन है जिस पर ये रिएक्शन देगा। अब ये कैसा रिएक्शन देगा आपको पता है, ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। ये रिएक्शन देगा रेपेलिंग टाइप की, मतलब ये प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अब ये प्रतिकर्षित जो करेगा वो किधर की ओर करेगा, यहां से बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। कहां करेगा, यहां से बाहर की ओर। माना कि इस पर जो फोर्स लगा है वो क्या लगा है, F2 लगा है। किसके कारण, ये R डिस्टेंस था, ये R2 डिस्टेंस था, ये R1 था, ये आपका F2 फोर्स लगा है। क्या लगा है, ये F2, और ये क्या लगा है, F1 फोर्स लगा है। क्या लगा है, F1 फोर्स लगा है। अब अध्यारोपण या सुपरपोजिशन क्या कहता है, क्या कहता है सुपरपोजिशन। ये जो पोजिशनल स्थिति है, इसकी ये पोजिशनल स्थिति सुपरपोजिशन क्यों कहलाई, आपको बताते हैं। देखो, इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा है F1 और इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा है F2, इसके द्वारा इस पर डाला गया फोर्स इस वाले फोर्स को कतई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कह रहे एक ही बॉडी पर दो बल लग रहे हैं, क्या इस बॉडी के आने पर ये बॉडी पर लगने वाला बल इसकी वजह से प्रभावित नहीं होगा, या इस बल की वजह से ये वाला फोर्स प्रभावित नहीं होगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम आपको बताते हैं कि Q1 के द्वारा जो फोर्स डाला गया है F1 और जो Q2 के द्वारा या Q2 और Q3 के द्वारा जो फोर्स डाला गया है F2, ये दोनों के दोनों सेपरेट होंगे और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, इफेक्टेड नहीं करेंगे, कतई कोई प्रभाव नहीं होता है। अध्यारोपण और सुपरपोजिशन हमें एज ए वात्सल्य, एक माँ जैसा दुलार बताता है कि यदि किसी माँ के दो बच्चे हैं, एक F1 है और एक F2 है, F1 के बाद यदि F2 जन्म ले लेता है तो F1 के ऊपर से इसका कोई वात्सल्य कम नहीं हो जाएगा कि बाद वाले बल को ज्यादा प्यार मोहब्बत दी जाए पहले वाले बल की तुलना में। तो आपको समझ लेना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहलाता है कि यदि किसी चार्ज पर कोई दो पॉइंट ऑफ चार्ज रिएक्शन दे रहे हों तो उनके रिएक्शन सेपरेट रहते हैं, अर्थात इसके द्वारा रिएक्ट फोर्स F1 और इसके द्वारा रिएक्ट फोर्स F2, ये F1 और F2 एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। F1 के कारण F2 प्रभावित नहीं होगा और F2 के कारण F1 प्रभावित नहीं होगा। इस सिचुएशन को हम सुपरपोजिशन या अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अभी ट्विस्ट बाकी है, अभी से ना समझ लीजिएगा कि सर समझ में आ गया, वाह मजा आ गई। अभी थोड़ा सा कलाकारी बाकी है। क्या कलाकारी बाकी है बताते हैं। अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसको दो लोग खींच रहे हैं, एक होल्ड करके इधर से कोई खींच रहा है और दूसरा होल्ड करके इधर से कोई खींच रहा है, ये वाला अपनी ताकत से खींच रहा है और ये वाला अपनी ताकत से खींच रहा है।
क्या इसकी ताकत से इसकी ताकत पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा ताकत लगाएगा तो क्या उसकी ताकत इसमें चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। ऐसा हम पीछे सुपरपोजिशन से बता चुके हैं। लेकिन क्या बॉडी पर इसका रिएक्शन नहीं होगा? होगा। इन दोनों बलों पर क्या बॉडी का रिएक्शन नहीं होगा? होगा। क्या इस पर रिएक्शन नहीं होगा? होगा। रिएक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, बताओ बॉडी किधर जाएगी? तुम कहोगे इधर, तुम कहोगे इधर, नहीं, कहोगे सर जी इधर कहीं बीच में जानी चाहिए। ये जो कहीं बीच में जानी चाहिए इसी को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ये रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो F1 और F2 के लगाए गए झुकाव और लगाए गए बल के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, लेकिन इनके द्वारा किसी बॉडी पर डाला गया फोर्स एक अलग रिएक्शन फोर्स बनाएगा। वो फोर्स क्या होगा अभी आपको समझाते हैं। फिर से समझिएगा, ये कोई बॉडी है, आप इधर खींच रहे हैं, आप इधर खींच रहे हैं, आपका बल F है और इसका भी बल F है। यदि दोनों बराबर बल से खींचेंगे तो इसका रिएक्शन कहां से जाएगा? बीच से जाएगा। कहां से जाएगा? बीच से जाएगा। ना इधर का होगा ना उधर का होगा। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुक जाएगा? अधिक वाले फोर्स की तरफ झुक जाएगा। यदि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो इस वाले का रिएक्शन फोर्स किधर की तरफ झुक जाएगा? अधिक वाले फोर्स की तरफ झुक जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों बलों का जो एडिशन है वो कैसे किया जाए और इनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे प्राप्त किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, पीछे वाली बॉडी पर अगर हम देखें, अगर इन दोनों बलों को अगर हम जोड़ें तो इन दोनों बलों का जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों बलों का जो नेट फोर्स होगा वो इन बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम का मतलब होता है हम दिशा के साथ इसको ऐड करेंगे, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे और जितने भी फोर्स आगे बढ़ते जाएंगे, अगर कोई Q4 आके यहाँ पर बल लगाता है और वो बल किस तरीके का लगाता है? F3 बल लगाता है, तो उसको भी हम कैसे जोड़ देते हैं? F3 फोर्स से ऐड करेंगे और ये ऐड कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। तो यही जो फॉर्मूला आपका आया है, जो इक्वेशन आई है, आप मान लीजिए स्ट्रक्चर अच्छे से बना लीजिएगा। ये कोई चार्ज मैंने लिया, परीक्षण चार्ज है, टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पर, ये कोई टेस्ट चार्ज है और यहाँ पर कई सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज मैंने यहाँ पर ये लिया है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका ये है। ये अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं जो इस पर क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ये Q टेस्ट चार्ज है, ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है, ये क्या है? Q3 है और ये क्या है? Q4 है। अब इनके सेंटर और मास को लाइन ज्वाइन कर लीजिएगा आराम से। ये लाइन ज्वाइन होगी, ये लाइन ज्वाइन होगी, ये लाइन ज्वाइन होगी और ये वाली भी लाइन ज्वाइन होगी। ये R, ये R, ये R और ये R है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो फोर्स लगेंगे, अगर ये प्लस टाइप का होगा तो इसका फोर्स F1 बाहर जाएगा, अगर ये माइनस टाइप का होगा तो इसी तरफ आएगा F2, अगर ये प्लस टाइप का होगा तो बाहर की तरफ जाएगा F3 और अगर ये प्लस टाइप का होगा तो ये भी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा F4, है ना। अगर इन F1, F2, F3, F4 को अगर नेट फोर्स निकाला जाए तो इनका जो बच्चा नेट फोर्स बनेगा वो इनका वेक्टर सम होगा। F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर प्लस का F4 वेक्टर प्लस का डॉट डॉट डॉट, जितने भी n टाइप के फोर्स होंगे सारे के सारे जोड़ दिए जाएंगे। अब सारे के सारे एक साथ ऐड नहीं किए जा सकते हैं, पहले हम किन्हीं दो बलों को हम एडजस्ट करेंगे उनके बीच का एंगल फाइंड करते हुए और फिर उनको जोड़कर एक फोर्स बनाएंगे। फिर जो फोर्स आएगा वो तीसरे के साथ कैसा एंगल बनाता है उसके साथ में ऐड करेंगे। तो हम किन्हीं दो फोर्स को लेते हैं, हम किन्हीं दो फोर्स, माना कि F1 एक फोर्स मिला तथा एक फोर्स मुझे क्या मिला? F2 मिला। इनके बीच का रिएक्शन एंगल कैसा था? थीटा। कैसा था? थीटा।
हम एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। माना कि एक फोर्स आपका ये था और दूसरा फोर्स आपका ये था, ये रिएक्शन पॉइंट है। ये आपका क्या था F1 और ये क्या था F2, और इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा एंगल बनना था। जब हम इनके बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे तो अगर हम मानते हैं कि ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, यदि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तभी इनका रिएक्शन कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा, जो इसका नेट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट फोर्स। तो इन दोनों का अगर हम नेट फोर्स निकालने जाएं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने जाएं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इनका वेक्टर सम कर लीजिए F1 प्लस का F2। इस वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर बाई एंगल इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसका नेट फोर्स का फॉर्मूला जो आता है रिजल्टेंट फोर्स का, वो आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस का अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 इंटू में F2 cos थीटा, 2F1 इंटू में F2 cos थीटा, 2F1 इंटू में F2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। इससे मुझे कम से कम दो फोर्सों का वेक्टर सम करके एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। फिर इस फोर्स का डायरेक्शन हम किसी तीसरे फोर्स के साथ करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर एक फोर्स और निकाल लेते हैं, फिर उसका रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, चौथे के साथ में करेंगे। ऐसे हम पूरे के पूरे बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सभी को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको शॉर्टली समझा देते हैं, कैसे, ध्यान रखिएगा। माना कि कोई ऐसी सिचुएशन मुझे मिली कि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहां पर एक बल लगा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है F, और ये आपका फोर्स जो है F2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है F। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि F1 और F2 यहाँ पर दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, और वो कितने हैं, F। और रिएक्शन के कारण इनके बीच का जो एंगल था वो कितना था, 90 था। कितना था, 90 था। हो सकता है। तो अब इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, तो आपके लिए हिंट है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक हिंट है। हिंट ये है कि यदि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूडनल इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट इनके ठीक बीच से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ठीक बीच से, अर्थात θ/2 से। तो कितना है, 90/2, मतलब इन दोनों से कहाँ से जाएगा, 45 पर। अगर ये 90 है तो 45 कहाँ होगा, ये होगा। अब ये आपका नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा कौन सा होगा, ये 90 जो आपने लिया है, जो बलों के बीच का है। पुट करिए, F1 क्या है, F है, F2 क्या है, F है। विचार करिएगा, F1 क्या है, F स्क्वायर, F2 क्या है, F स्क्वायर प्लस का 2, F1 क्या है, F, F2 क्या है, F। cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2F स्क्वायर, अर्थात इसका रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब ये जो नेट फोर्स आएगा वो √2 टाइम्स आएगा उस दोनों बलों के मैग्नीट्यूड के गुणांक के बराबर। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यदि दो बलों के मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे हैं, समान हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे से कितने पर रिएक्ट करते हैं, 90 पर, तो इनके बीच का जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ फोर्स आएगा। जितना भी वैल्यू यहाँ फोर्स का दिया जाए वही वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किस कंडीशन में, 90 के कंडीशन में। किस कंडीशन में, 90 के कंडीशन में। क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। ऐसे आप कोशिश करिएगा, हम आपको 3-4 एग्जाम्पल देते हैं कि F1 जो फोर्स है वो F है,
और F2 जो फोर्स है वो भी क्या है, F है। अब आपको वेरियस थीटा पर देखना है। थीटा बराबर थीटा 1 पर 0 पर देखिएगा, थीटा 2 पर 180 पर देखिएगा, थीटा 3 एक बार यूज करिएगा 60 पर देखिएगा, और थीटा 4 एक बार आप देखिएगा 120 पर देखिएगा। ये ऐसे एंगल हैं जिनको आपको याद रखना ही चाहिए। आप जाके फॉर्मूला में पुट करें, आपको आंसर मिलता जाएगा और रिएक्शन भी मिलता जाएगा। देख लीजिएगा रिएक्ट करते हुए कैसे, विचार करिए। हमने जीरो लिया, जीरो को हम पैरेलल कहते हैं या समांतर भी कह सकते हैं। ये दोनों बल कैसे कार्य कर रहे हैं, समांतर। पुट करते हैं एफ नेट फोर्स के लिए। एफ नेट के लिए जब मैंने पुट किया तो F1 कितना है, F है, F स्क्वायर। F2 कितना है, F है, F स्क्वायर। 2 F कितना है, F। F2 भी कितना है, F। कॉस कितना है, 0। और कैश 0 का मान कितना होता है, 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 2F स्क्वायर। 1F स्क्वायर, 1F स्क्वायर, 2F स्क्वायर, तो हो जाता है 4F स्क्वायर। 4F स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोर्स। मतलब यदि दो समान बल या समान मैग्नीट्यूड वाले बल जीरो एंगल पर रिएक्ट कर रहे हैं, कितने पर रिएक्ट कर रहे हैं, जीरो एंगल पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बल कितना हो जाता है, अपने मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। प्रैक्टिकली भी चेक कर लीजिए। यदि मेरे पास कोई बल F1 है, ये कितना है, F है। दूसरा भी बल कितना है, F2 है, ये भी कितना है, F है। तो बताओ ये कितना बल महसूस कर रहा होगा सामने वाला, तो आप कहेंगे दुगने का। कितने का, दुगने का। एग्जाम्पल, किसी को हमने 10 न्यूटन से खींचा, एक मित्र आके और उसी को 10 न्यूटन से खींचने लगा। अब बताइए कितने न्यूटन से खींच रहा होगा, 10 प्लस के 10 अर्थात 20 न्यूटन से इसको खींचना हुआ महसूस हो रहा होगा। तो आपको प्राप्त होना चाहिए, यदि पैरेलल दो समान मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। क्लियर है। अगर हम 180 की बात करें तो इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल की स्थिति में क्या होता है, विचार करें। कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज कर लें, प्रैक्टिकली यूज कर लें। F1 कितना है, F स्क्वायर। F2 कितना है, F स्क्वायर प्लस का 2 F1 कितना है, F। F2 कितना है, F। और cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1। कितना होता है, माइनस का 1। ये पूरा माइनस का 1 करेंगे तो आएगा माइनस का 2F स्क्वायर। माइनस का 1 माइनस मतलब प्लस का 1 प्लस का 2, टोटल कितना हो गया, 2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो फोर्स कितना आया, √0। अर्थात जो नेट फोर्स आपका आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यदि कोई आपको इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो बताइए बीच में ये कितने फोर्स का, नेट फोर्स का फील करेगा। तो आप जवाब देंगे सर 0 का। यदि कोई दो फोर्स जो समान मैग्नीट्यूड के हैं एंटी पैरेलल अप्लाई हो रहे किसी बॉडी पर, तो वो कैसे होंगे, 0 होंगे। आपके लिए HW में है कि जैसे प्रोसीजर मैंने किया है ऐसे आप 60 और 20 पर फॉलो करिए। किस कंडीशन में, जब दोनों बलों के मैग्नीट्यूड कैसे हों, बराबर हों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए एक प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।